हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बेरोजगारी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लोग ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके बारे में बात करेंगे वह है साक्षरता। हम लोग लिटरेसी बोलते हैं जिसे। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के वृद्धि में अगर डेवलपमेंट देखना है तो उसमें साक्षरता का अपना अलग महत्व है। इसलिए इस वीडियो को हम लोग बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट समझेंगे और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि 2020 में जो साक्षरता रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का स्थान कितना रहा विश्व में और कितने % जनसंख्या यहाँ की साक्षर है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, उसका परसेंटेज रेट क्या है, मेल और फीमेल का परसेंटेज रेट क्या है, हर चीज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। किस संस्था के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि साक्षरता को वैधानिकता कब प्रदान की गई। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पिछले सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करेंगे साक्षरता के बारे में। किसके बारे में? साक्षरता, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं भारत में साक्षरता दर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साक्षरता कहते किसे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वह साक्षर नहीं माना जाएगा। देखिए, साक्षरता के लिए कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री आपके पास हो। एग्जाम्पल के तौर पर जरूरी नहीं है कि आप इंटर, हाई स्कूल या ग्रेजुएशन किए हो तभी साक्षर माने जाएंगे। साक्षरता का जो मूल मंत्र है, जो मूल आशय है इसका, वह यह है कि कोई भी एक व्यक्ति जो 22 भाषाएं जो हमारी राजनीतिक तौर पर वैधानिक मानी गई हैं, हमारे संविधान में दी गई 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को पढ़ लेता हो और उसे लिख लेता हो तथा समझने की शक्ति रखता हो तो वह साक्षर माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल से डिग्री ही मिली हो या कॉलेज से। साक्षरता का आशय हम लोग हमेशा लगाते हैं कि जो व्यक्ति बढ़िया ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर कोई डिप्लोमा किया हो वह साक्षर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान द्वारा निर्धारित की गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को सही तरीके से वह समझ रहा हो, पढ़ ले रहा हो और उसे लिख ले रहा हो तो वह साक्षर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साक्षरता की मूल परिभाषा हो गई लिटरेसी की। अब हम लोग बात करेंगे कि साक्षरता को क्या संवैधानिकता प्रदान की गई है। तो आप लोगों ने, मैं जब पढ़ा रहा था आप लोगों को सूचियां, भारतीय संविधान में अनुसूचियां पढ़ा रहा था। सूचियों के तहत हम लोगों ने बात की थी कि एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। ठीक, तो जो हमारी साक्षरता है इसे 1949 में समवर्ती सूची में जगह दी गई। समवर्ती सूची का आशय वह सूची से है जिस पर केंद्र तथा राज्य दोनों का अधिकार होता है, उसे हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। संघ सूची में केंद्र का अधिकार होता है, उसमें जितने विषय होते हैं सब पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में स्टेट बनाते हैं और जो समवर्ती सूची है इसके तहत जितने विषय रखे गए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अगर ऐसा समय आता है कोई टाइम कि दोनों में मतभेद हो जाए तो उसमें वरीयता केंद्र सरकार को दी जाती है। ठीक, ये टॉपिक हमारा किसका है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। उसमें मैं अलग से चैप्टर लाया हूं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। मेरा मोटिव क्या है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इसे जगह कहां दी गई संविधान में। तो ये 1949 में इसे भारत की समवर्ती सूची में जगह दी गई। ठीक है, साथ ही क्या किया गया, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उसमें केवल 18% लोग शिक्षित थे। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा यह बात जानकर कि 1947 में, 1947 में जब हमारा इंडिया आजाद होता है, ब्रिटिशर्स का शासन खत्म होता है, उसके बाद जब लिटरेसी रेट निकाला गया तो भारत में उस समय जितनी जनसंख्या थी उसकी केवल 18% जनसंख्या साक्षर थी। तो साक्षरता पर वर्क करना जायज सी बात थी। तो इसे सुधारने के लिए काफी सारी कोशिशें की गई और उसी के तहत एक हमारी समिति लाई गई। क्या मिशन लाया गया था? 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। कब लाया गया? 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन लाया गया, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया कि 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को शिक्षित किया जाए। 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मैं लिखूंगा भी, यहां से क्वेश्चन बनता हुआ आया है। तो हम लोगों ने देखा कि 1949 में इसे समवर्ती सूची में जगह दी गई, फिर 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन लाया गया कि 15 से 35 साल के लोगों को शिक्षित किया जाए। 2 पॉइंट क्लियर।
तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो हमारा क्या है कि 2009 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। 2009 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत क्या किया गया कि इससे मूल अधिकार के तहत शिक्षा को रख दिया गया। शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। जो हमारा मूल अधिकार हम लोगों ने संविधान में पढ़ा था उसमें शिक्षा का भी अधिकार हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे 86वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा जोड़ा गया। और यह किसके लिए, जो हमारे कितने हैं 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने के लिए इसे मूल अधिकार बना दिया गया और इसे नाम क्या दिया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट मुक्त शिक्षा देने के लिए बनाया गया। ठीक, अब बात करेंगे कि साक्षरता की रिपोर्ट कैसे पता चलती है, साक्षरता कैसे जाना जाता है। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे और देखेंगे प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यह एनएसओ द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। और इसके तहत जो मैं अभी आप लोगों को रिपोर्ट बताऊंगा, मैं लिखूंगा भी कि वह जुलाई 2017 से जून 2018 तक की रिपोर्ट होगी जो 2020 में आई थी। इसमें केरल राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता पाई गई 96.6% और सबसे कम पाई गई कहां, आंध्र प्रदेश में। तो एक एक करके हम लोग टॉप 5 कंट्री और नीचे से टॉप 5 स्टेट और नीचे से 5 स्टेट जिनकी साक्षरता रेट कम है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोग समझ गए होंगे। 3 डेट इसकी याद रखेंगे, कौन सी, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। 1949 जब इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया, 1988 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन लाया गया, 2009 86वां संविधान संशोधन करके इसे 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त शिक्षा देने के लिए मूल अधिकार के तहत रखा गया। ठीक है, तो ये 3 डेट मैं लिखने वाला हूं, आप लोग याद रखेंगे। आइए बात करते हैं साक्षरता की। हम लोगों ने डिफिनीशन समझ ही ली कि कोई भी व्यक्ति जो संविधान में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को सही तरीके से समझता हो और उसे लिख सकता हो और बोल सकता हो, पढ़ सकता हो, तो वह साक्षर माना जाएगा। इसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग लिखेंगे। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, डेट कौन सी, 1949 में शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया। इसमें दिया गया कि हर स्टेट अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें बढ़ोतरी करे, साथ ही अंग्रेजी में भी क्या करे, शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ठीक, बात करेंगे दूसरे डेट की जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, वह कौन सी है, 1988। 1988 इसमें क्या बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन लाया गया। क्या, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन लाया गया और इसका टारगेट क्या रखा गया कि 15 से 35 वर्ष के लोगों को शिक्षा दी जाए। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों को शिक्षित किया जाए। शिक्षित किया जाए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कब लाया गया था, तो यह 1988 में लाया गया था। अब बात करेंगे थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वह कौन सा है, डेट है 2009 की बात है। ये कब की, 2009 की। इस समय क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे संविधान संशोधन का नाम याद रखेंगे कौन से नंबर का है, तो 86 नंबर का संविधान संशोधन था और इसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। किसके लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देना मूल अधिकार के तहत शिक्षा को जोड़ दिया गया। याद रखेंगे संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक संविधान संशोधन के लिए मैंने भारतीय संविधान वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो संविधान प्रमुख संविधान संशोधन के नाम से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। उसमें कुल मैंने आई थिंक 50 से 60 संशोधन आप लोगों को बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वो वीडियो जाके देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहीं मिल जाएंगी। आइए
बात करते हैं इसमें क्या किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2009 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया गया। 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया या मूल अधिकार बनाया गया। मूल अधिकार बनाया गया। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। आइए, इसे मैं रफ करने वाला हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सारे फैक्ट जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये इकट्ठे एक जगह आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक, इस पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, फिर जाके चीजें कलेक्ट होती हैं एक जगह। अगर मैं भी चाहूं तो सबकी तरह आप लोगों को बड़े बड़े लेक्चर दे दूं और फैक्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो चैप्टर पढ़ो उसे सही तरीके से क्लियर करते जाओ। ठीक, आइए एक बार रिवीजन करवाता हूं, क्योंकि यह हमेशा पूछता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया। 1949 में। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कब लाया गया। 1988 में। इसका टारगेट क्या था। 15 से 35 वर्ष के लोगों को शिक्षित करना। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का जो 1988 में लाया गया। फिर अगली डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है, वह है 2009। 2009 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया और उसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और मूल अधिकार के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाए। तो ये 3 डेट थी, इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षा का हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है। शिक्षा का अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे समझेंगे, आइए एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए मानते हैं ये एक फैक्ट्री है, इसमें काफी सारे वर्कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक, आप लोग अगर फैक्ट्री में काम करते होंगे तो सैलरी किसकी ज्यादा होती है, लेबर की या इंजीनियर की। जायज सी बात है, इंजीनियर की सैलरी ज्यादा होगी। काम क्या है, मान लीजिए यहां पर ईंट का काम हो रहा है, मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है, मटेरियल बनाना है, तो ये कार्य करता कौन है, लेबर करता है। लेकिन इसके लिए एडवाइस कौन देता है, समझाता कौन है, वह इंजीनियर करता है। ठीक, इसका काम क्या है, यह सिर्फ माइंड से काम करता है। क्यों, क्योंकि यह साक्षर है। यहां समझेंगे, साक्षरता को इस तरह से समझेंगे, चीजें क्लियर होंगी। यह साक्षर है, इसने आके क्या किया, माइंड दिया, सिर्फ इसने मैप बना दिया, ढांचा बना दिया कि इसी पर घर बनाना है। लेकिन जो मेन वर्क है वह कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है। तो लेबर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि लेबर हमेशा आपको पूरे कंट्री में मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन इंजीनियरों के क्या है, शॉर्टेज है। यहां इसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल। ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाता है, अगर सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा हो जाता है। तो वही बात है कि ये सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाते। और ये क्या है, साक्षर है। अगर ये साक्षर है, इनकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए रख दी गई। लेबर इनसे ज्यादा काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है और उसे सैलरी मिल रही कितनी, 10,000 रुपए। तो अब बताइए अर्थव्यवस्था में किसका योगदान ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में योगदान पढ़े लिखे व्यक्ति का है ना। तो साक्षरता को समझने के लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम साक्षर बना देंगे तो वह देश के विकास में या देश की जीडीपी में कहीं ना कहीं से योगदान देगा। बताने का मोटिव यही था जो मैंने आप लोगों को एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर वहां साक्षर हो जाएगा तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं से आगे बढ़ाएगा।
आपको क्या लगता है कि अगर आप 50 लाख रुपए महीने आपके आ रहे हैं पर डे, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर रहे हो, आप अपना घर नहीं भर रहे हो, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है। आपके पास कितना पैसा है यह पता है, ठीक है। ये गलतफहमी आप लोग मत पाला करिए कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इससे सिर्फ अपना यूज कर रहा हूं। आप कोई भी कार्य करते हो तो वह राष्ट्र के कार्य के तहत जोड़ा जाता है। आपके पास पैसा है, आप मार्केट से चीजें खरीदोगे, मार्केट में पैसा गया तो वह कहां गया, मार्केट में चीजें गई, मार्केट से बिकी, जीडीपी में ऐड हुआ। तो इस तरह से ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन मोटिव है कि साक्षरता का महत्व, साक्षरता का महत्व बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में आप लोगों ने देख लिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिपोर्ट, साक्षरता रिपोर्ट कब की, 2020 की। सबसे पहले देखेंगे कि साक्षरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। लिटरेसी रिपोर्ट या साक्षरता दर रिपोर्ट, यह जारी करता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसे जारी करता है, ठीक है। और इसने जो अभी देखिए कहीं कहीं आप लोगों को मिल जाएगा एनएसएसओ, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो सर्वे है, ठीक, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। वो क्या था कि वो गरीबी भी देखता है और हमारी बेरोजगारी भी देखता है, सब देखता है, तो उसे भी हम लोग मान सकते हैं। ऑप्शन में दोनों आपको नहीं देगा, ठीक है। तो एनएसएसओ के तहत जो रिपोर्ट आई है अभी 2020 की, उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, जुलाई, अभी नहीं, अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि साक्षरता रिपोर्ट जारी कौन करता है, फिर इसे सही से लिखते हैं। एनएसओ जारी करता है, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अब हम लोग रिपोर्ट देखेंगे 2020 की नए कॉलम के साथ। अब इस पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की साक्षरता कितनी है और विश्व की साक्षरता कितनी है, उससे कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि भारत में मेल और फीमेल की साक्षरता रेट कितनी है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण और ग्रामीण और शहरी सेक्टर में लिटरेसी रेट क्या है, ठीक। आइए हेडिंग डालेंगे हम लोग, इसे रफी कर देते हैं। साक्षरता रिपोर्ट 2020 और इसकी डेट क्या है, तो यह जुलाई 2017 से जून 2018 तक के डाटा को कलेक्ट करके यह रिपोर्ट लाई गई 2020 की, ठीक। अभी 2020 स्टार्ट हुआ है तो इसकी रिपोर्ट 21 स्टार्ट हुआ है तो इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए अब इस रिपोर्ट के तहत देखेंगे कि भारत की कुल साक्षरता कितनी है। 3-4 पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसके बाद हर स्टेट को देखने वाले हैं, ठीक। भारत की कुल साक्षरता मतलब पूरे भारत में कितने लोग साक्षर हैं, परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है। पूरे भारत को 100% बांट के चलेंगे तो उसमें से 77.3%, कितने, 77.3% लोग क्या हैं, साक्षर हैं भारत में। और पूरे विश्व की साक्षरता दर क्या है, तो वह कितनी है, 86.3%। पूरे विश्व की कुल साक्षरता वह है 86.9%, मतलब 87% के करीब, 86.9 या 8 है, ठीक। पॉइंट से उतना मतलब नहीं रखता, मेन चीज याद रखिए। अब देखिए पूरे विश्व से भारत अभी कितना पीछे है साक्षर होने में, इसी तरह से कंपैरिजन किया जाता है। 86% पूरे विश्व की है, लेकिन भारत में केवल 100 में से 77 लोग ही शिक्षित हैं, ठीक। पूरी तरह से शिक्षा का यहाँ पर नहीं है सुविधा। अब बात करेंगे क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर पुरुष साक्षर। भारत के पुरुष वर्ग, जिसे हम लोग मेल कहते हैं, पुरुष वर्ग की
साक्षरता कितनी है। पुरुष वर्ग की साक्षरता हमारी कितनी है, 84.7%। कितनी, 84.7%। अब भारत में महिला वर्ग, भारत की महिला वर्ग की साक्षरता वह कितनी है, तो ये 84% है। तो भारत में महिला वर्ग की कमी रहती है, तो वह है 70.3%। मतलब कि हर स्टेट में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम ही है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गए। अब बात करेंगे किस पांचवें पॉइंट के बारे में। एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक सारे इसके फैक्टर देख लिए, जितना भी डाटा 2020 का, आपका कोई भी एग्जाम देगी 1 से 2 क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है। चलिए, भारत का ग्रामीण क्षेत्र, भारत का ग्रामीण क्षेत्र मतलब कि गांव के लोग कितने परसेंट शिक्षित हैं। 100% मान के चला जाता है, तो ग्रामीण 73, 100 में से 73 लोग वहां पर क्या है, साक्षर हैं। अगर गांव में 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से 73 लोग साक्षर हैं। ठीक है, जितना कुल भारत की साक्षरता है उसी हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में भी साक्षरता है। अगर इस तरह से देखें तो पहले से काफी सुधार हुआ है। जो भारत की आजादी के समय पूरे भारत में केवल 18% शिक्षित लोग थे, और आज जो टाइम पीरियड चल रहा है 2020 का, इस समय 77.3% है। तो भारत की सिचुएशन के हिसाब से यह ठीक है। कैसे चेंजेस हुआ, बट विश्व के हिसाब से भारत अभी काफी पीछे है। ठीक, तो हो गया भारत के ग्रामीण क्षेत्र के 73% लोग साक्षर हैं। अब शहरी क्षेत्र के, भारत के शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ये जायज सी बात है कि ग्रामीण 73 है तो शहर में तो लोग ज्यादा साक्षर होंगे, है ना। तो शहरी क्षेत्र में क्या है, 87.7, 87.7% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। तो ये कितने 6 पॉइंट थे, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 पॉइंट और देखेंगे कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, वह है आंध्र प्रदेश की। और उसकी कितनी है, आंध्र प्रदेश की 66.4%, और जो सबसे ज्यादा है 96.9% के करीब है। तो देखिए कि अंतर कितना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग नोट डाउन करिए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, चार्ट बनाएंगे कि टॉप 5 स्टेट, भारत के ऊपर से 5 स्टेट कौन से हैं जिनकी साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। फिर नीचे से 5 हम लोग देखेंगे। यहीं से क्वेश्चन आता है, बीच में आप जिस स्टेट से हैं अपनी साक्षरता दर देख लेंगे। ठीक है, हर स्टेट की अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास स्लाइड तो है नहीं कि मैं मैटर पहले से बना के रखा हूं, बस टिक कर करके आप लोगों को बताता जाऊं। मैं लिखूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं क्या करूंगा, फिल कर दूंगा पूरा रेट इसका। ठीक है, लेकिन अभी टॉप 5 कंट्री और नीचे से 5 कंट्री, सॉरी कंट्री बोल रहा हूं मैं, माफ करिएगा, स्टेट, मतलब ऊपर के 5 स्टेट कहां की साक्षरता दर ज्यादा है और नीचे से 5 स्टेट जहां की साक्षरता दर कम है, उनके बारे में उम्मीद है कि इन 10 स्टेट में सारे इंपॉर्टेंट स्टेट आ जाएंगे जहां से आप लोग बिलोंग करते होंगे। अगर नहीं है तो आप लोग ये रिपोर्ट पढ़ लेंगे गूगल से या विकिपीडिया से, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में नीचे इसे फिल कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे कि साक्षरता रिपोर्ट के तहत टॉप 5 कंट्री देखेंगे। ये मेरे हिसाब से चीजें आप लोगों को याद भी हो गई होंगी। चलिए, सबसे ज्यादा केरल में, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, ये बात हमेशा याद रखेंगे। टॉप 5 राज्य, मतलब ऊपर के 5 राज्य कौन से हैं जहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला राज्य हमारा केरल,
और यह बहुत पहले से ही यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। यहाँ की साक्षरता कितनी है? 96.2%। अब यहाँ एक बात निकल के आती है कि यहाँ मेल और फीमेल की साक्षरता दर कितनी है। मेल है कितना? 97.4%, 97.4% मेल, और फीमेल 95, फीमेल 95.4%। देखिए कितनी ज्यादा साक्षरता है कि वहां के 97% पुरुष जितने हैं वो क्या हैं? साक्षर हैं, और 95% महिलाएं भी हैं। तो इस तरह से 96% सबसे ज्यादा कहां के? केरल के हैं। दूसरे पर आता है क्या? दिल्ली। यह यूटी है, लेकिन राज्य के तहत हम लोग इसे लेकर साक्षरता में चलेंगे कि दूसरे पर दिल्ली है, और यहां की साक्षरता कितनी है? 88.7%। अब यहां के मेल फीमेल की कंडीशन हम लोग देखेंगे तो 93-82, मेल 93.7% और फीमेल कितना है? 82.4%, 82.4% फीमेल की क्या है? साक्षरता है, लिटरेसी रेट है। ठीक, चलिए इन्हीं दो के मेल और फीमेल के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि हम टॉप 2 हैं स्टेट हमारे। ठीक, फिर उसके बाद तीसरे पर कौन आता है? सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर उत्तराखंड है। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश मत सोचिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश की कंडीशन खराब है, 73% लोग हैं बस साक्षर। उत्तराखंड, उत्तराखंड की कितनी है? 87.6% साक्षरता दर है। ठीक, चलिए चौथे के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। यहां कितनी है? 86.6%, 86.6% हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। उसके बाद बात आती है आसाम की। देख रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्य भी यूपी से आगे निकल गया है। असम, असम में कितनी है? 85.9%, 85.9% साक्षरता रेट है। कहां की? असम की। तो ये हो गए क्या? हमारे टॉप 5 राज्य जहां की साक्षरता दर ज्यादा है। चलिए एक बार याद करेंगे। सबसे पहले केरल, उसके बाद दिल्ली, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम। याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊं। चलिए कोशिश करता हूं, शायद याद हो जाए। मैप तो मैं वैसे भी नहीं बना पाता, काम चलाओ मैप बना लेता हूं। चलिए बन गया है, काम चलाओ। याद करना है हमें कैसे? सबसे पहले पर केरल, केरल की स्थिति कहां है? यहां पर है। ठीक, मैप के थ्रू याद करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले केरल, फिर दिल्ली पड़ता है कहां? ये हमारा यूपी है ना, यहां पड़ती है दिल्ली। दूसरे पर दिल्ली है, तीसरे पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड यूपी से ही निकला है। उत्तराखंड को ऐसे याद करेंगे कि जो लिपू लेख और काला पानी रिम्पिया-धुरा का मैटर नेपाल से चल रहा था, उत्तराखंड का ही था वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के जस्ट ऊपर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसके जस्ट ऊपर है। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति यहां पर है। ये हिमाचल हो गया। उसके बाद आसाम, आसाम कहां पर है? आसाम यही है ना, ऐसे करके ये हो गया आसाम। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, पहला, सॉरी ये तो दिल्ली है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, उत्तराखंड तीसरा, हिमाचल प्रदेश चौथा और असम पांचवा। तो ये टॉप 5 स्टेट हमारे हैं। क्या? टॉप 5 मतलब सबसे ज्यादा साक्षर है। ठीक, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था, आप लोग अपने से याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग इसे याद रखेंगे। सबसे पहले पर दिल्ली, दूसरे पर उत्तराखंड, सॉरी पहले पर दिल्ली, पहले पर केरल, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर उत्तराखंड और चौथे पर हमारा आया हिमाचल प्रदेश, पांचवें पर आसाम। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि ये सारे फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। दिल्ली और केरल के मेल फीमेल का आप लोग भी क्या फैक्ट याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं कि 5 लेजी स्टेट कौन से हैं जिनका प्रदर्शन एकदम बुरा है। आइए उन्हें भी देख लेते हैं। बुरा प्रदर्शन सीधा सीधा लिखेंगे हम लोग, या खराब प्रदर्शन। या नीचे से 5 राज्य, नीचे से 5 राज्य, जिसे हम लोग बोल सकते हैं खराब प्रदर्शन। खराब क्यों गलत हो रहा है यार, खराब प्रदर्शन। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जिसकी कंडीशन देखिए, यहां हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो ऊपर से, लेकिन ये सबसे नीचे से होगा कि नीचे से पहला कौन, नीचे से दूसरा कौन, नीचे से तीसरा कौन, नीचे से चौथा कौन, नीचे से पांचवा कौन सा है। तो इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करेंगे सबसे बुरी कंडीशन किसकी है, आंध्र प्रदेश की। किसकी, आंध्र प्रदेश की। इसकी लिटरेसी रेट कितनी है, साक्षरता दर, तो वह है 66.4। 66.4% यहाँ की लोग जनता साक्षर है। दूसरे पर आती है बुरा प्रदर्शन राजस्थान का। कौन सा, राजस्थान। और इसकी लिटरेसी रेट कितनी है, तो राजस्थान के 69.7%। 69.7%। ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे, पॉइंट के बाद वाला 7, 8, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक। राजस्थान। उसके बाद बात करेंगे बिहार। बिहार की कंडीशन क्या है, 70%। कितना, 70.9%। और बिहार के बाद आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना की कंडीशन क्या है, तो तेलंगाना का रेट है 72.8% लोग यहाँ के साक्षर हैं। अब आएगा कौन सा स्टेट, उत्तर प्रदेश, जिसकी काफी लोगों को इंतजार थी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो राइट 73% है, ठीक। देखिए टॉप 5 स्टेट में तो उत्तर प्रदेश नहीं आया, लेकिन नीचे से 5वां है कि अगर नीचे से हम लोग गिनती शुरू करेंगे काउंट, तो ये टॉप में तो है। देखिए चाहे नीचे से टॉप किया हो चाहे ऊपर से, ठीक। तो इस तरह से सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हमारा केरल, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा हमारा कौन सा है, तो पांचवें हम लोगों ने असम को देखा था। टॉप 5 हो गए, फिर नीचे से 5। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें साक्षरता क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इधर के मतलब यहाँ बढ़ रही है, ये जा तो नीचे रहा है लेकिन साक्षरता इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक, घटती जा रही है। अगर नीचे से जाएंगे साक्षरता घट रही है, नीचे आएंगे तो साक्षरता बढ़ रही है। इसका मतलब कि हम लोगों ने नीचे से स्टार्ट किया है। सबसे बुरी कंडीशन आंध्र प्रदेश की, उससे कुछ सही राजस्थान, उसके बाद बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो ऊपर के 5 और नीचे के 5 अगर आप लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है। बाकी जितने लोग हैं अगर इस स्टेट से आ गए हों, जो लोग बच रहे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, तो इन सब के लोग क्या करेंगे कि इसे गूगल से पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसे कमेंट बॉक्स में फिल कर दूंगा, सबका रेट एक साथ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि लिटरेसी रेट से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह प्यार बनाए रहिए। स्टडी विद आंसू प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी आप लोगों को वीडियो मिले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और इसी तरह से फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस आप लोगों को मिलती रहे। और मेरी शुभकामनाएं है आप लोग जल्द से जल्द सेलेक्ट होकर आए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।